नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप हैं हमारे साथ अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए। सब कुछ ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। गारंटी कहता हूं कि सब कुछ समझा दूंगा। आइए देखते हैं। आपको पता है ना, अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा 1 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। सबको बारी बारी से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम को। आपको पता होगा कि प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, तो 3 होते हैं। जान लीजिए कितना होता है, 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, आइए समझते हैं। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, अच्छा बताइए। अवतल दर्पण है ना, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये क्या है, ध्रुव P है और ये क्या, फोकस पॉइंट F है। ऐसे इसमें है ना, यह ध्रुव P है और यह क्या है, फोकस पॉइंट F है। अब देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है ना, ये वाली क्या रेखा है, मुख्य अक्ष है। और देखिएगा, प्रथम नियम होता क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। देखिएगा दोनों में चल रहा है कि नहीं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु F से होकर जाती है, या फिर फोकस बिंदु F से होकर जाती हुई प्रतीत होती। प्रतीत हो रहा है कि नहीं, तो पहला नियम क्या हो जाएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। आइए देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। देखिएगा, दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या फोकस बिंदु F की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सुनिएगा फिर से, दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली या फोकस बिंदु F की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। देखिए इसके समांतर हो जा रही है कि नहीं, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, तो दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या फोकस बिंदु F की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 2 नियम हो गए। आइए तीसरे नियम को समझते हैं। तीसरा नियम क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखिए दर्पण है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा नियम क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हो गए। आइए अब आपको ट्रिक बताते हैं, किस ट्रिक से हम समझेंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनाने कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम क्या है, पहले नियम में हमेशा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और फोकस बिंदु F से होकर जाएंगी या फिर जाती हुई प्रतीत होंगी। दूसरे नियम में क्या है, दूसरा नियम इस पहले का व्युत्क्रम होता है। इसमें क्या है, दूसरे नियम में कि दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये 3 नियम है। अब आइए आपको ट्रिक हम बता देते हैं, क्या क्या ट्रिक होती है और किससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। आपको हम कुछ शब्द बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, याद कर लेना है। अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे तो फिर प्रतिबिंब बनाने की स्थिति को भी अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा, जब प्रतिबिंब बनाना होता है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहला नियम लगाए कि दूसरा लगाए कि तीसरा लगाए। 2 नियम तो लगता है, आपको पता है ना, प्रतिबिंब बनाने में कितने नियम की आवश्यकता होती है, 2 नियम की। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पहला लगाए कि दूसरा लगाए, दूसरा लगाए कि तीसरा लगाए, तीसरा पहला लगाए। तो उस कंफ्यूजन को आज हम आपको दूर कर देंगे। आइए हम कुछ शब्द आपको बता रहे हैं, उस शब्द को आपको याद करना है। पहला शब्द हम लिखेंगे GST। क्या लिखेंगे, GST। दूसरा शब्द क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे द्रौपदी। क्या लिखेंगे, द्रौपदी।
द्रौपदी हो गया। तीसरा शब्द हम आपको लिखेंगे पद्मावत। क्या? पद्मावत। ये आपको याद करना है, पद्मावत। चौथा शब्द भी हम क्या लिखेंगे? पद्मावत। चौथा भी हम लिख दिए पद्मावत। क्या? तो पद्मावत। पांचवा शब्द हम क्या लिखेंगे? पांच पत्ती। कितनी पत्ती? पांच पत्ती। छठवां शब्द हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया छह पत्ती। कितने पत्ती? छह पत्ती। एक और हम लिखेंगे उत्पत्ति। क्या? उत्पत्ति। ये आपको एक सेंटेंस में, एक लाइन में याद कर लेना है। क्या याद करना है? जीएसटी, द्रौपदी, पद्मावत, पद्मावत, पांच पत्ती, छह पत्ती और उत्पत्ति। याद हो जाएगा। अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में जो छह स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनाने के, उसमें कौन कौन सा नियम लगता है। देखिएगा, पहले आप समझिए कि छह स्थितियां होती कौन से। जैसे हमने मान लिया एक अवतल दर्पण बना दिया हमने। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया है। इसका ध्रुवीय P है ना। ध्रुव क्या है? इसका ध्रुवीय P होता है, आपको सबको पता है। P के बाद ये क्या है? ये आपका फोकस पॉइंट है, F है। इसके बाद क्या है? ये वक्रता केंद्र C होता है। इसके बाद क्या होता है? आप मान लीजिए इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। छह स्थितियां बनती है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के। पहली स्थिति जो बनती है, वस्तु को पहली स्थिति में हम अनंत पे रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? अनंत पे रखते हैं। दूसरी पहली स्थिति देखिए है, पहली स्थिति रहेगी जब वस्तु अनंत पे रहेगा। दूसरी स्थिति रहती है जब वस्तु इनफाइनाइट और C के बीच रखी जाती है। कौन सी स्थिति होती है? दूसरी स्थिति होती है। तीसरी स्थिति कौन होती है? जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पे रखते हैं। एक कौन सी स्थिति हो जाएगी? तीसरी स्थिति हो जाएगी। चौथी स्थिति क्या होती है? जब हम वस्तु को C तथा F के बीच रखते हैं। कौन सी स्थिति है? चौथी स्थिति है। और जब हम वस्तु को फोकस पॉइंट पे रखते हैं तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? पांचवी स्थिति हो जाएगी। छठवीं और आखिरी स्थिति होती है जब वस्तु को फोकस F और P के बीच रखा जाता है। कौन सी स्थिति है? छठवीं स्थिति है। तो प्रिय साथियों, याद करिए कितनी स्थिति हो गए? छह। पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है। दूसरी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु इनफाइनाइट तथा C के बीच रखी जाती है। तीसरी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी जाती है। चौथी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा F के बीच रखी जाती है। पांचवी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु फोकस बिंदु F पे रखा जाता है। और छठवीं स्थिति क्या होती है? जब वस्तु को F तथा P के बीच रखी जाती है। और छह स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। किरण आरेख के द्वारा अच्छे से समझेंगे आप। देखिएगा, पहला हम आपको शब्द बताया ना, इन्हीं शब्द के माध्यम से एक एक शब्द से आपको बताएंगे। तो आइए समझते हैं अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को। आपको पता है पहली स्थिति क्या होती है? जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है। ट्रिक भी समझेंगे इसका। देखिए, पहली स्थिति क्या है? ट्रिक है इसका GST। अच्छा, पहली स्थिति होती क्या है? जब वस्तु अनंत यानी इनफाइनाइट पर स्थित हो। ट्रिक आपको बता दिए GST। अब GST का कुछ फुल फॉर्म होता है, लेकिन आप उस फुल फॉर्म में मत जाइए कि गुड सर्विस टैक्स। ये हमारे हिसाब से एक नई ट्रिक, नया फॉर्म समझेगा। G का मतलब ग्रेट होता है। ग्रेट का मतलब नंबर 1 वाली स्थिति। कौन वाली स्थिति? नंबर 1 वाली स्थिति। S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। T का मतलब क्या होता है? थर्ड। मतलब जो नंबर 1 वाली स्थिति होगी, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब पहली स्थिति में, वही नंबर 1 स्थिति हो गई। उसके लिए आपको नियम प्रतिबिंब बनाने कौन सा लगाना है? सेकेंड नियम लगाना है। और कौन सा नियम लगाना है? थर्ड नियम लगाना है। आपको बताया ना सेकेंड नियम होता क्या है। देखिएगा, हमने ले लिया एकदम बराबर से, यहाँ P ले लिया है, यहाँ F, यहाँ C, यहाँ पर इनफाइनाइट। वस्तु को कहाँ स्थित कर लिया हमने? इनफाइनाइट पॉइंट पर स्थित है ना वस्तु। अब देखिएगा कौन कौन सा नियम हमें लगाना है। दूसरा नियम और तीसरा नियम लगाना है। दूसरा नियम होता क्या है कि दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने समांतर कर दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम लगाना है ना। तीसरा नियम क्या होता है? वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो किरणें आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरणें। और जो टक्कर दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यहाँ पर पहले नियम में देखिएगा, जो नियम दूसरा था जब हम लगाए, इसके लिए परावर्तित किरणें हो जाएगी ना, और इसके लिए ये वाली किरण हो जाएगी। और आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पर क्या बनता है?
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही, देखिए इस वाले पॉइंट में ना, इस वाले पॉइंट में ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। आपको प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, सीधे प्रतिबिंब के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं आभासी, सीधा के साथ हमेशा एक शब्द कौन सा यूज होता है, आभासी। उल्टे के साथ एक शब्द यूज होता है कौन सा, वास्तविक। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया प्रतिबिंब कहाँ बन गया। अब देखिएगा इसमें हम तीन चीज का ध्यान देते हैं। कौन कौन सा चीज का, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा कि सीधा बन रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, मतलब कि वस्तु के कंपेयर में छोटा है कि बराबर है कि बड़ा है। तो इसमें बताइएगा आप, वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है ना। अच्छा बताइए मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा के साथ हमने आपको बताया एक शब्द जोड़ते, कौन सा, वास्तविक जोड़ते हैं। अच्छा कहाँ पर बन रहा है, तो यप पर बन रहा है ना, यप को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। देखिएगा प्रकृति हम क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ही है ना, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। कहाँ पर बन रहा है, फोकस बिंदु यप पर बन रहा है। ये हो गई पहली स्थिति। अच्छा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्थिति, प्रकृति तथा पोजीशन किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको ऐसे ही बना देना है और आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति आइए देखते हैं, स्थिति नंबर सेकेंड। इसके लिए आपको ट्रिक हमने क्या बताया, द्रवपति। ट्रिक क्या है, द्रवपति। द्रव का मतलब क्या होता है, दो, द्रव का मतलब क्या होता है, दो। स्थिति नंबर 2 मतलब जब स्थिति नंबर 2 होती है, और प का मतलब क्या होता है, पहला नियम लगेगा इसमें प्रतिबिंब बनाने वाला, और ती का मतलब क्या होता है, 3, प्रतिबिंब बनाने वाला। इसमें कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा, और पहला नियम लगाएगा ना, किस में लगेगा, दूसरे स्थिति में। और दूसरी स्थिति होती क्या है, जब वस्तु अनंत, इनफाइनाइट तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो। मतलब वस्तु अब कहाँ स्थित होगी, इनफाइनाइट है ना, और ये क्या है, पॉइंट C है ना, तो इनफाइनाइट और C के बीच अब वस्तु स्थित होगी। हमने स्थित कर दिया एक वस्तु। अच्छा इसमें नियम कौन सा लगने वाला है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम लगेगा, और कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा। पहला नियम होता क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस बिंदु F से होकर जाती है, हमने पहला नियम लगा दिया। तीसरा नियम क्या होता है, तो वक्रता के अंदर C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिएगा दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताइए, ये पहली परावर्तित किरण और ये दूसरी परावर्तित किरणें दूसरे एक दूसरे को कहाँ काट दी, दोनों इस वाले पॉइंट पे काट रही है ना, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी मुख्य अक्ष के नीचे काटेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनता है ना, ऊपर काटेगी तो सीधा बनता है। अच्छा इसका प्रकृति हमें बताइएगा थोड़ा, बताइए प्रतिबिंब कैसा, उल्टा है ना, तो हम लिखेंगे उल्टा, उल्टा के साथ एक शब्द जुड़ता है वास्तविक, उल्टा वास्तविक। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो आपको पता है इनफाइनाइट है, C है, F है ना, C तथा F के बीच में बन रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में। आइए तीसरी स्थिति को समझते हैं। स्थिति थर्ड, ट्रिक क्या है, पद्मावत। ट्रिक क्या होता है, पद्मावत। पद्मावत का मतलब प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम लगेगा, द का मतलब दूसरा नियम लगेगा। और तीसरी स्थिति होती क्या है, देखिए पहली स्थिति क्या थी, हम वस्तु को अनंत पे रखे थे। दूसरी स्थिति क्या थी, हम वस्तु को इनफाइनाइट तथा C के बीच में रखे थे। तीसरी स्थिति अब क्या है, हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर ही रखेंगे। देखिए स्थिति लिखा गया है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, C पर स्थित हो गया, ठीक है। देखिएगा ट्रिक हम आपको बता दिए, पद्मावत मतलब इसमें पहला प्रतिबिंब बनाने का नियम लगेगा, और कौन सा लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। देखिएगा पहला नियम होता क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है ना, फोकस बिंदु F से होकर जाती है। इसके बाद दूसरा नियम क्या है, देखिएगा कि दर्पण के दूसरा नियम होता है दर्पण के वक्रता, दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
हमने दोनों नियम लगा दिया, पहला और दूसरा। अब देखिएगा दोनों परावर्तित कीड़े है, तीर इधर की है ना, तीर इधर की इधर मतलब परावर्तित कीड़े है। और दोनों परावर्तित कीड़े जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, काटती है, वहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु काट रही है यहाँ पर ना, प्रतिबिंब भी तो यही बनेगा, है ना। हाँ, अब देखिए कहाँ मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कि ऊपर, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ना। उल्टा के साथ एक शब्द हमेशा आपको यूज करना है, कौन सा, वास्तविक। अब देखिएगा वस्तु के बराबर लग रहा है क्या है प्रतिबिंब, आप कहेंगे बिल्कुल वस्तु के बराबर ही तो लग रहा है, वस्तु के बराबर है। अच्छा कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता के अंदर सी पर ही बन रहा है ना। तो इसका आप प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वाले में लिखेंगे उल्टा वास्तविक वस्तु से वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर है ना, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र सी पर ही। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर ही। यह हो गया तीसरी स्थिति आपकी। आइए चौथी स्थिति को समझते हैं। चौथी स्थिति में आपको ट्रिक क्या याद करना है, वही पद्मावत ही याद करना है। क्या याद करना है, पद्मावत। प का मतलब इसमें पहला नियम लगेगा, द का मतलब कौन सा नियम लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। अच्छा चौथी स्थिति क्या होती है, चौथी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु F के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित होगा, तो वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच में स्थित होगा। अच्छा ठीक है, हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया ना। अब देखिएगा नियम कौन सा लगाना है, पहला नियम लगाना है और दूसरा नियम लगाना है। पहला नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु F से होकर जाती है। और दूसरा नियम क्या है, दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दोनों परावर्तित किरणें, देखिए परावर्तित किरणें है कि नहीं, ये वाली और ये वाली, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पर ना। और जहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है वहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताइए प्रतिच्छेदित कर कहाँ रही है, मुख्य अक्ष के नीचे के ऊपर, तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के नीचे कर रही है। जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिच्छेदित करेंगे तो प्रतिबिंब तो यहीं पर बनेगा। अच्छा भैया बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब सी तथा इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, मतलब अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में ही तो बन रहा है। अच्छा आप कहेंगे कैसा बन रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। समझ में आया। इसका प्रकृति लिखते हैं प्रतिबिंब की, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। अब देखिए वस्तु से बड़ा बनने लगा है कि नहीं, वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा है कि नहीं, वस्तु से बड़ा। कहाँ पर, अनंत इनफाइनाइट तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। तो आइए पांचवी स्थिति को समझते हैं। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर स्थित हो। वस्तु कहाँ पर स्थित हो, तो फोकस बिंदु F पर स्थित हो। इसके लिए ट्रिक क्या है, 5 पत्ती। 5 का मतलब होता है स्थिति नंबर 5, प का मतलब होता है पहला, ती का मतलब क्या होता है, तीसरा। मतलब इसमें कौन कौन सा नियम आपको लगाना है, पहला नियम लगाना है और कौन सा लगाना है, तीसरा नियम लगाना है। देखिएगा हमने वस्तु को कहाँ रख लिया है, फोकस पॉइंट F पर। देखिए नियम पहला क्या है, पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है, इस प्रकार से चली गई। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब दोनों परावर्तित किरणें है ना, दोनों परावर्तित किरणें क्या कहीं पर जाके मिल सकती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल सकती है। लेकिन हम मान लेंगे कि कहाँ पर मिलेंगी, जाकर इनफाइनाइट अर्थात अनंत पर जाकर मिल जाएंगी। अच्छा बताइए मुख्य अक्ष के नीचे है या कि ऊपर है, तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के नीचे है। जब मुख्य अक्ष के नीचे रहता है तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। और उल्टा के साथ एक शब्द हमेशा हमें लगाना है, कौन सा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक। अच्छा बताइए वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, अच्छा बताइए जब ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो बहुत नीचे तक रेखाएं जाएंगी ना। जब बहुत नीचे तक जाएंगी तो बाई चांस अगर जाके हम मान रहे हैं कि मिल जा रही है ना, जब मान लीजिए मिल जा रही है फिर भी तो बहुत नीचे बहुत लंबा प्रतिबिंब बन जाएगा। अरे ऐसा ही होता है ना, बहुत लंबा प्रतिबिंब बन जाएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा बहुत लंबा बनेगा। तो इसका अगर स्थिति हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से कितना बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां पर बनेगा, तो अनंत पर अर्थात इनफाइनाइट पॉइंट पर बनेगा। ये रहा स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 6 को आइए समझते हैं। स्थिति नंबर 6 क्या है,
जब वस्तु फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो। यही है आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमेशा एग्जाम में हर बार पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिएगा, इसके लिए ट्रिक क्या है, 6 पत्ती। 6 का मतलब होता है स्थिति नंबर 6, प का मतलब पहला नियम, ती का मतलब तीसरा नियम। कौन कौन सा नियम, पहला नियम और तीसरा नियम। देखिएगा, हमने वस्तु को कहाँ रख लिया है, ये फोकस पॉइंट F है, ध्रुव P है ना, इसके बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो आखिरी पॉइंट में हमने वस्तु को यहाँ इस प्रकार से रख लिया। इसमें कौन सा नियम लगाना, पहला और तीसरा। पहला नियम क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाती है, इस प्रकार से चली गई। तीसरा नियम क्या होता है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिएगा, इधर से अगर परावर्तित किरणों को आप देखें ध्यान से, ये इसकी दूरी बीच में और बढ़ती चली जाएगी। क्या कभी ये जिंदगी में मिलेंगी, कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए हम इसके पीछे देखेंगे, क्या यह मिल सकती है, तो हम लोग कल्पना करेंगे, डांट डांट करके देखेंगे, तो हमें कुछ दूरी पर जाकर ये दोनों किरणें क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। और जहां पर दोनों किरणें मिलती है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताइए, इस बार कहाँ मिल रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही है कि नीचे मिल रही है, आप कहेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही है। और जब मुख्य अक्ष के ऊपर मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है ना, सीधा और आभासी। अब अच्छा बताइए, वस्तु के कंपेयर में कैसा है, छोटा है वस्तु, प्रतिबिंब बड़ा है, आप कहेंगे वस्तु से बड़ा है। कहाँ पर है, तो दर्पण के पीछे। इसकी प्रकृति लिखते हैं, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे। कहाँ पर होगा, दर्पण के पीछे होगा। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण के द्वारा सभी स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख के द्वारा अच्छे से हमने समझ लिया है। आइए हम समझते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को। बस इतना याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां रखी जाए, कहाँ रखी जाए, चाहे जहां रखी जाए, क्योंकि स्थिति ही है वस्तु को चाहे जहां रखी जाए। वस्तु कहाँ रखी जाए, उत्तल दर्पण के सामने, चाहे जहां आप रख दीजिए। उसके लिए आपको ट्रिक क्या याद करना है, ट्रिक है उत्पत्ति। उ का मतलब क्या है, उत्तल दर्पण। प का मतलब है इसमें पहला नियम लगेगा। ती का मतलब क्या है, तीसरा नियम लगेगा। हमने एक उत्तल दर्पण बना दिया और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख दिया है हमने, ठीक है। और आपको पता है ना कौन कौन सा नियम लगाना है हमें, पहला नियम और तीसरा नियम। पहला नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है ना। देखिए, जा रही है कि नहीं, प्रतीत हो रही है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ प्रतीत हो रही है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अच्छा बताइए, दोनों परावर्तित किरणें हुई कि नहीं, दोनों परावर्तित किरणों को अगर आप डैश करके मिला देते हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अच्छा बताइए, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो कैसा बनता है, सीधा आभासी ना, सीधा आभासी बन जाएगा। अच्छा बताइए कैसा बनेगा, तो वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसका हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, सीधा आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा, वस्तु से छोटा। कहाँ पर बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच में। दर्पण के, देखिए लिखा गया फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच में बनेगा, ठीक है। वस्तु को आप चाहे जहां उत्तल दर्पण के सामने रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा और आभासी बनता है। वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। कहाँ पर बनेगा, तो फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच में हमेशा बनता है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको उत्तल तथा अवतल दर्पण के द्वारा सभी स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख समझ में आ गए होंगे। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर भी बिल्कुल नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।